महामहिम प्रिय सज्जनों, इस उद्घाटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का स्वागत करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। कल 3 महीने होंगे जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। आक्रमण जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है। इसने 6 मिलियन यूक्रेनियन को विदेशों में शरण लेने के लिए मजबूर किया है और देश के अंदर 8 मिलियन लोगों को विस्थापित किया है। प्रत्येक देश को शांति से रहने, शासन करने के अपने साधन निर्धारित करने और रणनीतिक गठबंधन चुनने का अधिकार है जो वह चाहता है। प्रत्येक देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, अब यह 2022 आर्थिक मंच का पहला आधिकारिक दिन है। यह हाल के दशकों में सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक क्षण है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। हम सभी ने आपका साहसी नेतृत्व देखा है। हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके देश और उसके लोगों के लिए आगे क्या है। हम यूक्रेन का समर्थन करेंगे। यूरोप में शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बहाली की आपकी इच्छा। हम इसमें आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि आपके देश में जो हो रहा है, उससे हम सभी प्रभावित हैं। मैं आपको मंजिल देता हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। प्रिय श्रीमान अध्यक्ष प्रोफेसर श्वाब, प्रिय राष्ट्रपति कैसिस, देवियों और सज्जनों, प्रिय उपस्थितगण, फोरम में चर्चा में भाग लेने के इस अवसर के लिए मैं आभारी हूँ। इस वर्ष दावोस का सामान्य विषय यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास, सरकार की नीतियां और व्यावसायिक रणनीतियां, और इस साल टर्निंग पॉइंट शब्द सिर्फ एक अलंकारिक आंकड़ा नहीं है। І саме цього року слова «поворотний момент» не є просто रिटोरिकल फिगूर। यह वास्तव में वो क्षण है जब यह तय किया जाता है कि क्या क्रूर शक्ति दुनिया पर राज करेगी। यदि पार्श्विक बल प्रबल होता है तो उसे हमारे विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अब दावोस में इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि किस लिए? पार्श्विक बल कुछ नहीं बल्कि उन लोगों की अधीनता चाहता है जिन्हें वो वश में करना चाहता है, और यह चर्चा नहीं करता है लेकिन एक ही बार में मारता है, जैसा कि रूस अभी यूक्रेन में करता है, ठीक इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं। वैसे कृपया दावोस में पूर्व रूसी घर की इमारत को देखें। इसे रूसी युद्ध अपराधों के घर में बदल दिया गया है, और यह उनके परिवर्तन का एक उदाहरण है। रूस ने युद्ध अपराधों का देश बनकर अपने लिए क्या किया है, और यह दुनिया के लिए क्या लाता है? अन्य संभावित हमलावरों को प्रेरित करना, सफल शांतिपूर्ण शहरों के बजाय काले खंडहर, सामान्य व्यापार के बजाय यूक्रेन में खनन, समुद्र और अवरुद्ध बंदरगाहों, पर्यटन के बजाय बंद आसमान और हजारों रूसी बम और क्रूज मिसाइलें। अगर मानवता इस मोड़ से चूक जाती है तो दुनिया ऐसी दिखेगी। І крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство прогавить. यह युद्ध अपराधों के एक बहुत बड़े संग्रह की तरह दिखेगा। इसलिए इतिहास ऐसे कई क्षण याद करता है जब सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया।
उदाहरण के लिए इतिहास याद रखता है कि कैसे कुछ शॉट लाखों लोगों को मार सकते हैं। अगर इसे 28 जून 1914 को साराजेवो में शूट किया गया था। इतिहास याद रखता है कि एक व्यक्ति कितना दुहक उठा सकता है यदि वो देखता है कि उसका पर्याप्त विरोध नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मामला था, उदाहरण के लिए 1938 में म्यूनिख में। ऐतिहासिक मोड़ और मोड़ ध्यान देने योग्य रहे हैं और कभी कभी इतना नहीं, लेकिन हमें हमेशा उन पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। अन्य ऐतिहासिक उथल पुथल के लिए तैयार करने की कोशिश करना, जैसा कि वे कहते हैं, तिनके बिछाना, या उन आपदाओं के घावों को भरने की कोशिश करना जो एक या दूसरे ऐतिहासिक मोड़ के पीछे थे। Залікувати рани від катастроф, які були за тим чи іншим історичним поворотом. और अब हमारे पास ऐसी प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा संग्रह है। संगठन की सभी इकाइयों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर, OSCE, IAEA, WTO और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान। लेकिन क्या आज हम जो सामना कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए क्या उनमें से पर्याप्त है? लेकिन क्या अब उन संस्थानों को आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल बनाने की कोशिश करना संभव है? निश्चित रूप से नहीं। हमें दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। प्रतिक्रिया मत करो, लेकिन अभिनय करो और निरोधात्मक कार्रवाई करें, और न केवल नई वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए जो हमारे पास है, बल्कि नए उपकरण बनाने के लिए भी है। नई मिसालें देखें कि यूक्रेन पहले ही क्या कर चुका है। हमने साहस के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। उन लोगों की बात सुने बिना जिन्होंने कहा कि हमारा बचाव कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा। हमने रूसी सेना को रोक दिया है, जिसे दुनिया में दूसरा कहा जाता था, और भारी लड़ाई और हजारों लोगों की जान की कीमत पर हम धीरे धीरे आक्रमणकारियों को अपनी जमीन से बाहर कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा करना होगा अगर पिछले साल हमें रूसी संघ के खिलाफ निष्पक्ष और निवारक प्रतिबंधों की पूरी श्रृंखला के बारे में सुना और लागू किया गया जो किसी भी हमलावर को मार सकता है? मुझे यकीन है कि जवाब नहीं है। युद्ध को रोकने की गारंटी दी जाएगी यदि दुनिया की कार्रवाई प्रतिक्रियाशील होने के बजाय निवारक थी। इन 3 महीनों में यूक्रेन ने एक और मिसाल कायम की है। यूक्रेनी साहस के लिए वास्तविक प्रशंसा की भावना के इर्द गिर्द लोकतांत्रिक दुनिया की अभूतपूर्व एकता के लिए एक मिसाल, और इस समझ के इर्द गिर्द की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। और अब लोकतंत्र में करोड़ों लोग आक्रामक राज्य रूस के साथ संबंधों को सीमित करने के लिए सरकारों और कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं जिन लोगों पर हमला किया गया उनकी मदद के लिए। लेकिन यह अभी हो रहा है, हालांकि रूस 2014 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए गया था। Народу, на який напали. Але це відбувається тільки зараз. Хоча Росія пішла війною проти України ще в 2014 році. हम इस तरह के समर्थन के लिए आभारी हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुरंत यह एकता और सरकारों पर यह दबाव स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कंपनियों पर, क्या रूस इस पूर्ण युद्ध को शुरू करेगा और क्या यह यूक्रेन और दुनिया को इन सभी नुकसानों को लाएगा? मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब नहीं है। अब हम देखते हैं कि दुनिया यूक्रेन की सुनती है और उस पर विश्वास करती है। लेकिन दुनिया में एक उम्मीद यह भी है कि यह स्थिति सुलझ जाएगी। कौन से उपकरण काम करेंगे? ऐसी आक्रामकता को रोकने के लिए हम क्या नया बना सकते हैं? लेकिन हम उस क्रूर शक्ति को कैसे रोकें जिसने हर उस चीज को चुनौती दी है जिसे आप और मैं वास्तव में महत्व देते हैं? यही एक मोड़ का मतलब है। Та як зупинимо грубу силу, яка кинула виклик усьому, що ми з вами насправді цінуємо. Ось що значить поворотний момент. देवियों और सज्जनों, घातक शॉट्स की उम्मीद न करें। रूस से विशेष हथियारों का उपयोग करने की अपेक्षा न करें। रासायनिक, जैविक और भगवान न करें परमाणु हमलावर को यह आभास न दे कि दुनिया पर्याप्त विरोध नहीं करेगी। दुनिया में सभी शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए उपयोगी अधिकतम स्वतंत्रता और सामान्य एक बार में रक्षा करें। प्रतिबंध अधिकतम होना चाहिए कि रूस और हर दूसरे संभावित हमलावर जो एक पड़ोसी के खिलाफ एक क्रूर युद्ध छेड़ना चाहता
करता है वह ठीक से जानता है कि इससे क्या हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि रूस के खिलाफ अभी तक इस तरह के कोई प्रतिबंध हैं और उन्हें होना चाहिए। रूसी तेल प्रतिबंध, बिना किसी अपवाद के सभी बैंकों को पूर्ण रूप से बंद करना, रूसी आईटी क्षेत्र का पूर्ण परित्याग, हमलावर के साथ व्यापार की पूर्ण समाप्ति, повна відмова від російського IT-сектору, повне припинення торгівлі з агресором. यह प्रतिबंधों के दबाव के लिए एक मिसाल होनी चाहिए जो शांति बनाए रखने के लिए दशकों तक ठोस रूप से काम करेगी। रूसी बाजार से सभी विदेशी व्यवसायों के पूर्ण निकास के लिए एक मिसाल कायम करना आवश्यक है, ताकि आपके ब्रांड युद्ध अपराधों से न जुड़ें, कि आपके कार्यालय, बिल, माल का उपयोग युद्ध अपराधियों द्वारा अपने खूनी हितों में नहीं किया जाता है। मूल्यों का महत्व होना चाहिए, खासकर जब एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होता है और वैश्विक बाजार अस्थिर हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई व्यक्ति मूल्यों की उपेक्षा कर रहा है। Починається повномасштабна війна, а дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. सभी को घाटा है। हम यूक्रेन में परिचालन जारी रखने के लिए रूसी बाजार छोड़ने वाली प्रत्येक कंपनी की पेशकश करते हैं। आपके पास न केवल हमारे 40 मिलियन उपभोक्ताओं के बाजार तक, बल्कि यूरोप के आम बाजार तक भी पहुंच होगी। और साथ ही आपके ब्रांड स्थिति केवल इस तथ्य के कारण बढ़ेगी कि आप वास्तव में स्वतंत्रता की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। दावोस में हमारे प्रतिनिधि आप में से प्रत्येक को ऐसी संभावनाओं के विवरण से परिचित करा सकते हैं जो यूक्रेन व्यवसायों के लिए खोलता है। देवियों और सज्जनों, हम दुनिया को युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए एक मिसाल कायम करने की पेशकश करते हैं, जो हर उस व्यक्ति को दिखाएगा जो पड़ोसी के जीवन को नष्ट करने का सपना देखता है कि युद्ध वांछित परिणाम नहीं देगा। मैं आपको इस पुनर्निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। काम की मात्रा बहुत बड़ी है, हमें $500 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है, हजारों वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। हमें पूरे शहरों, पूरे उद्योगों का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है, और हम पुनर्निर्माण का एक विशेष ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मॉडल पेश करते हैं। जब प्रत्येक भागीदार देश या भागीदार शहर या भागीदार कंपनियों के पास ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन, शहर या समुदाय या उद्योग के किसी विशेष क्षेत्र पर संरक्षण लेने का अवसर होगा। ब्रिटेन, डेनमार्क, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तत्वों ने पहले ही पुनर्निर्माण में संरक्षण के लिए एक विशिष्ट दिशा चुन ली है। संबंधों के इस मॉडल के लिए धन्यवाद। युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण तेज, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाला हो सकता है, और यह न केवल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों, बिल्डरों, डेवलपर्स, प्रबंधकों और अन्य लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक छलांग लगाने का सबसे बड़ा अवसर भी होगा। Європі за увесь час після Другої світової війни можливість для стрибка, для економічного стрибка. और मुझे उम्मीद है कि लुगानो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत में, जिसके बारे में राष्ट्रपति कैसिस ने बात की थी, इस साल के जुलाई में यूक्रेन के युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित हमारे सभी सहयोगी देश और दुनिया की अधिकांश प्रमुख कंपनियां प्रस्तावों के अपने पैकेज तैयार करेंगी। वैसे आज राष्ट्रपति कैसिस की उपस्थिति का उपयोग करते हुए मैं लुगानो में इस सम्मेलन का आयोजन करने और हमारे प्रयासों का समर्थन करने के लिए स्विट्जरलैंड को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन के प्रयासों को भी नोट करना चाहूंगा, विशेष रूप से पुनर्निर्माण के लिए एक मंच बनाने का प्रस्ताव, जिसे यूक्रेन और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाएगा और हमारे देश में सामान्य जीवन को बहाल करने के लिए यूरोपीय संघ के संसाधनों को निर्देशित करेगा। देश, लेकिन आवश्यक नई मिसालों की सूची कुछ और महत्वपूर्ण निर्णयों के बिना पूरी नहीं होगी। शांतिपूर्ण जीवन में हमलावर और निवेश के लिए एक मिसाल और सजा होनी चाहिए। विभिन्न न्यायालयों में बिखरी हुई रूसी संपत्ति को पाया जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए या जमा किया जाना चाहिए, और फिर जब्त कर एक विशेष कोष में भेजा जाना चाहिए, जिससे इस युद्ध के सभी पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। बेशक ये आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद रूस ने जो किया है और करना जारी रखता है, उसके लिए विभिन्न आक्रमणकारियों के लिए कोई प्रेरणा नहीं होगी। в різних агресорів робити те, що зробила Росія, і продовжує це робити.
यदि हमलावर अपना सब कुछ खो देता है तो यह निश्चित रूप से उसे युद्ध शुरू करने की प्रेरणा से वंचित करता है। पर चलते हैं। सामूहिक अकाल की कोई भी प्रतिक्रिया परिभाषा के अनुसार अतिदेय है। अकाल को केवल निवारक रूप से रोका जाना चाहिए जब यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं है। हम जिम्मेदार और लोकतांत्रिक राज्यों खाद्य निर्यातकों के एक संगठन के निर्माण का प्रस्ताव करते हैं जो मानवाधिकारों और वैश्विक व्यापार नियमों के संबंध में कार्य कर सकते हैं। हमारी प्रेरणा बहुत सरल है। इतिहास में जो भी मोड़ आए, मानवता के पास भूख के खिलाफ बीमा होना चाहिए, और यूक्रेन इस तरह के एक नए संगठन की गतिविधियों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से जरूरत है। І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації. Безумовно потрібної. І останнє. आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध सभी को आश्वस्त करता है कि हमला किए गए राज्य को सहायता जितनी जल्दी प्रदान की जाती है, उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। हथियार, वित्त, राजनीतिक समर्थन, रूस के खिलाफ प्रतिबंध, अगर हम उन्हें फरवरी में अपनी जरूरतों का 100% प्राप्त करते हैं, तो परिणाम हजारों लोगों की जान बचाई जाएगी। यही कारण है कि यूक्रेन को उन सभी हथियारों की जरूरत है जो हम मांगते हैं, न कि केवल वे जो हमें दिए गए हैं। Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. इसलिए यूक्रेन को वित्त की जरूरत है, यानी कम से कम $5 अरब प्रति माह, और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सभी धन। यही कारण है कि यूनाइटेड 24 यूक्रेन रिकवरी फंड की स्थापना की गई थी, और हम आपको इस मंच का उपयोग करके समर्थन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यूक्रेनी राज्य मंच, प्रत्येक दाता के लिए हम एक विशिष्ट प्रस्ताव देते हैं, सहायता कैसे करें और धन कहां भेजें। अब प्राथमिकता कहां है? कार्य की लक्षित प्रकृति एक परम प्राथमिकता है, और भविष्य में इस ब्रांड यूनाइटेड 24 हम एक वैश्विक संरचना बनाने का प्रस्ताव करते हैं जो किसी भी देश को सैन्य हमले, प्राकृतिक आपदा या उदाहरण के लिए एक महामारी का सामना करने वाले किसी भी देश के लिए 24 घंटे के भीतर पर्याप्त सहायता प्रदान कर सके। Дати достатню підтримку для будь-якої країни, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиху, чи, приміром, пандемії। अर्थात हम सुरक्षा गारंटी का एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। हमने जो किया उसके आधार पर हम अभी क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल समय पर सहायता के लिए एक मिसाल कायम करे। हर कोई जिसे इसकी जरूरत है, शांति की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, सामाजिक स्थिरता की रक्षा के लिए, यानी एक सामान्य अर्थव्यवस्था के लिए सभी आवश्यक तत्व, जैसे उदाहरण के लिए 911 सेवा है, एक यूनाइटेड 24 होना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर सुरक्षा की गारंटी देता है। Має бути така United 24, який в глобальному масштабі гарантує безпеку. जॉर्ज मार्शल, एक व्यक्ति जिसका नाम अभी भी अच्छी तरह से याद किया जाता है, ने 1947 में कहा था, हमारी नीति किसी देश या सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि भूख, गरीबी, निराशा और अराजकता के खिलाफ है। इसका उद्देश्य दुनिया की कामकाजी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना होना चाहिए ताकि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के उद्भव की अनुमति मिल सके जिसमें स्वतंत्र संस्थान मौजूद हो सके। ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। मेरे प्रस्ताव उसी तरह निर्देशित हैं, भूख, गरीबी, निराशा और अराजकता के खिलाफ, और निश्चित रूप से युद्ध के खिलाफ जो रूस द्वारा फैलाया गया है और अपने साथ भूख, गरीबी, निराशा और अराजकता के अलावा कुछ नहीं लाता है। Так само проти голоду, бідності, відчаю і хаосу. І, а вже ж, проти війни, яка розв'язана Росією і несе за собою ніщо інше, ніж голод, бідність, відчай і хаос. दुनिया में कई, सिर्फ हम नहीं। इसलिए शांति और शांति की गारंटी के लिए हम सभी को जल्दी और निवारक कार्य करना चाहिए। हमें नई मिसाल कायम करने से नहीं डरना चाहिए। यह वही है जो दुनिया को लंबे समय से विभिन्न मोड़ों पर सीखना पड़ा है, जिसके लिए उसने उच्च कीमत चुकाई है। यह इस तथ्य की कीमत थी कि दुनिया ने केवल प्रतिक्रिया व्यक्त की, निवारक कार्रवाई नहीं की। तो अब हम इसे अलग तरह से कर सकते हैं। अंत में सही। शुक्रिया। यूक्रेन की महिमा। Нарешті, правильно. Дякую за увагу.
Слава Україні! आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने हमें समस्या के पैमाने और जटिलता के साथ साथ वास्तव में क्या दांव पर लगा है दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरे 2 और प्रश्न हैं। प्रथम, आपका सपना क्या है? आप भविष्य में यूक्रेन को कैसे देखते हैं? Як ви бачите Україну майбутнього? Що у вас уявляється? Якою ви бачите цю Україну? प्रश्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जटिल और सरल, दार्शनिक और मूल दोनों है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, मैं एक युद्धरत राज्य का राष्ट्रपति हूँ। हम सोचते हैं कि आज यूक्रेन कैसा होगा, क्योंकि रात में हमने कितने लोगों को खोया। यहीं से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। आज हमने देसना पर काम पूरा कर लिया है। दुर्भाग्य से आज आंकड़े भयानक हैं। मलबे के नीचे देसना पर 87 पीड़ित पाए गए, 87 लोग मारे गए। और आप जानते हैं कि जीवन क्या है? जीवन भविष्य है, यानी इन लोगों के बिना यूक्रेन का भविष्य पहले से ही होगा। मैं अब भावनाओं में नहीं पढ़ना चाहता। आज हमारा राज्य बहुत कुछ खो रहा है। Життів. А ви знаєте, що таке життя? Життя – це і є майбутнє. Тобто без цих людей вже буде майбутнє України. Я не хочу зараз глибоко йти в емоції. Наша держава дуже багато втрачає сьогодні. І यह इसे मजबूत करता है, और ऐसा होगा हमारा राज्य। वह इस आजादी के लिए बड़ी कीमत चुकाती है, स्वाधीनता के लिए, इस संघर्ष के लिए। मैं उस शब्द से नहीं डरता। हमारे राज्य की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए लोगों की लड़ाई के लिए। हम बस ऐसा नहीं करते हैं। हमारे आगे एक जीत है, आगे एक संयुक्त शक्ति वाला विजयी राज्य होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि यह पता चला कि यूक्रेन के लोग इतने मजबूत हैं। Дуже радий, що так виявилося, що такий міцний народ. І народ लोग, військові, सेवादार і सब। всі. यह एक Тому це मजबूत буде राज्य сильна होगा, держава. विशिष्ट सुरक्षा प्राथमिकताओं वाला राज्य। हम समझते हैं कि ऐसे पड़ोसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दुर्भाग्य से एक युद्ध हो सकता है। युद्ध दोहराया जा सकता है। मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ। हमें ऐसी स्थितियाँ बनानी चाहिए कि हमारे देश में लोग और व्यवसाय विकसित होने से न डरें। एक उदाहरण इजराइल राज्य है, एक अच्छा उदाहरण। लेकिन क्षेत्र के मामले में इजराइल एक छोटा देश है, ऐतिहासिक प्रभाव नहीं। यूक्रेन एक बड़ा देश है, यूरोप में सबसे बड़ा। इसलिए ऐसे महान राज्य की रक्षा करना हमारे लिए बहुत कठिन है। Велика держава, найбільшу територію в Європі, тому нам захищати дуже складно таку державу. Тому हमारा काम अत्याधुनिक наше वायु завдання रक्षा зробити, प्रणाली बनाना है, अत्याधुनिक मल्टी सिस्टम सुरक्षा। हमारा लक्ष्य उन अन्य देशों के साथ सुरक्षा समझौता करना है जिन पर हम भरोसा करते हैं और जिन्हें हम भागीदार मानते हैं। наше यह завдання समझौता पूरा होना мати चाहिए। договір यह щодо वांछनीय безпеки है з कि іншими सामरिक भागीदार країнами, देशों की які संसदों द्वारा довіряємо इसकी पुष्टि की जाए, цей договір має और यह бути, कि निश्चित रूप से повноцінний, यूक्रेन के भविष्य के бажано, щоб आक्रमण він के був लिए हमलावर की कोई भी संभावना हमारे देश में प्रवेश करने से पहले ही रुक गई। партнерів, і щоб लोगों को без सुरक्षा में умов रहना також चाहिए говорив, और यूक्रेन में व्यापार будь-які सुरक्षित шанси होना агресора на चाहिए। майбутнє, в
यह प्रौद्योगिकी का विकास है, डिजिटलीकरण। हमारे पास भ्रष्टाचार को पुनर्जीवित करने और कुछ भ्रष्ट संस्थानों को बहाल करने की इच्छा का कोई मौका नहीं है। यूक्रेन में कुलीन वर्ग का प्रभाव नहीं होगा और अब कुछ भी नहीं है। इसलिए यूक्रेन एक शक्तिशाली और फैशनेबल राज्य, एक तकनीकी और सुरक्षित राज्य होगा, जो किसी भी समय अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार है। धन्यवाद। І тому саме така держава, потужна держава, модна держава, технологічна держава і безпечна держава, яка при всьому цьому готова у будь-який момент захистити свою землю і своїх людей. Ну, приблизно так. Дякую. अध्यक्ष महोदय, आपका देश दुनिया को खिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए बोलने के लिए, और आपका खाद्य निर्यात वर्तमान में निलंबित है। कैसे यूक्रेन को बहाल करने के लिए, इस कारक को भरने के लिए, हम एक खाद्य संकट से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कैसे दे सकते हैं, जो दुनिया में हम सभी के लिए इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक होगा। हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कई कदम उठाए जा सकते हैं और यह वांछनीय है कि इन सभी कार्यों को देश भर में एकजुट किया जाए। ऐसा ही होता है। सबसे पहले हमें अपने बंदरगाहों को अनलॉक करने के रणनीतिक मुद्दे को संबोधित करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि वे सभी अवरुद्ध हैं। काला सागर और आज़ोव तट अवरुद्ध हैं। रूसी संघ द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अनाज की रोजाना चोरी होती है। रूसी लोगों और सैनिकों द्वारा अनाज की चोरी की जा रही है, फिर इसे जहाज द्वारा कुछ देशों में ले जाया जाता है। आपको बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के स्तर पर हम उन देशों के दूतावासों के साथ काम करते हैं जो मित्रवत नहीं हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर यह समझ में आता है कि यह अनाज कहां से आता है, रूसी संघ इसे कहां से ले जाता है, इसे कैसे अवैध रूप से खरीदा जा सकता है और केवल इसलिए कि इसे मुफ्त में बेचा जाता है, купувати нелегітимно і купувати тільки через те, що воно тобі продається задарма. इसलिए हम राजनयिक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। हमें इसमें मदद करने के लिए अन्य देशों की आवश्यकता है, क्योंकि हम रूसी संघ की ऐसी कार्रवाइयों से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। з цим боротися саме з такими діями Російської Федерації. दूसरे, हमारे बंदरगाहों को अनलॉक करना। यूरोपीय संघ, हमने बोरिस जॉनसन, ऑन्ड्रे डूडा, तुर्की, स्विट्जरलैंड आदि से भी बात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी बात की। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई विषय के चरणों में आए और हमारे अनाज, हमारे सूरजमुखी भोजन के निर्यात के संबंध में एक विशिष्ट संबंध बनाए। हमें 22 मिलियन टन निर्यात करना है, क्योंकि कमी होगी और यह पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में होगी। Щодо експорту нашого зерна, нашого соняшника тощо, харчової продукції, 22 мільйони тонн ми повинні вивезти, експортувати, тому що буде дефіцит. Ви ж знаєте, дефіцит буде всюди. В Африці, в Азії, в країнах Європи. रूस एक दूसरी श्रृंखला बना रहा है। इस तुलना के लिए खेद है, पिछले साल दुनिया में उन्होंने जो ऊर्जा संकट पैदा किया था, उसके बाद यही वे अब कर रहे हैं। रूस में ऐसे कोई खाद्य उत्पाद नहीं है। वे हमारे उत्पादों को अवरुद्ध करते हैं। आपको बातचीत करने और गलियारा बनाने की जरूरत है। रूस दुनिया के काबिल देशों का विरोध नहीं करेगा। मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि बंदरगाहों के जरिए हम महीने में करीब 10 मिलियन टन निर्यात कर सकते हैं, तो देशों को नुकसान नहीं होगा। हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा एक रेलवे है। जिन राज्यों का मैंने पहले ही उल्लेख किया है, उनमें से कई नेताओं के साथ साथ हमारे मित्र राष्ट्रों और बाल्टिक राज्यों के भी, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, हम उनसे बात करते हैं। हम बाल्टिक रेलवे, साथ ही पोलैंड के माध्यम से इस मार्ग को बेहतर बनाने में सक्षम होना चाहते हैं।
और बाल्टिक्स के बंदरगाहों के माध्यम से भी। कोई एकल उत्तर नहीं है, कोई सरल उपाय नहीं है। जब पड़ोसी रूसी संघ है तो कुछ भी आसान नहीं होता है, फिर भी रास्ते हैं। इसके अलावा हमारे राज्य को अनब्लॉक करने के लिए सैन्य अवसर हैं। यह हमारी जमीन है, यह हमारा जल है। हमें यह सब ठीक करने की जरूरत है और इसमें हमें पूरी दुनिया की मदद चाहिए। कृपया यह न भूलें कि युद्ध चल रहा है। युद्ध, आप इसे हमेशा महसूस नहीं करते हैं जब यह कहीं दूर, सैकड़ों, हजारों किलोमीटर दूर होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर यूक्रेन गिरता है तो इस आक्रामकता की रफ्तार तेज हो सकती है। Її завжди не відчуваєш, коли вона десь там далеко, за сотні, тисячі кілометрів. Але повірте, швидкість цієї агресії такої, вона дуже може прискоритись, якщо Україна паде. पोर्ट ब्लॉकिंग एक ऐसा ही तरीका है। उन्होंने हमारी रिफाइनरी और तेल भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पेट्रोल, डीजल आदि के लिए भंडार। यूक्रेन में ऐसी कई चुनौतियां हैं। मैं आपसे यूक्रेन की मदद करने के लिए कहता हूं, लगातार मदद करें। अपने भाषण में मैंने वित्त के बारे में कहा कि हमें इन अनब्लॉकिंग प्रक्रियाओं से निपटने की जरूरत है। यूरोप में, दुनिया में भोजन की कमी और रूस के साथ युद्ध। हमें ये रणनीतिक चीजें करने की जरूरत है। हमें भी अर्थव्यवस्था बनानी है, इसलिए आज हमारे लिए मुश्किल है। धन की कमी के संबंध में निश्चित रूप से हम वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद के लिए आभारी हैं। मैं हमारी महत्वपूर्ण वार्ता और समझौतों के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थन, राष्ट्रपति बाइडेन, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बस आपसे एक साथ कार्य करने और कृपया शीघ्रता से कार्य करने के लिए कहता हूं। इस गति के बिना हम बहुत कुछ खो देंगे। धन्यवाद। І прошу діяти швидко. Без цієї швидкості ми втратимо багато чого. Дякую. अध्यक्ष महोदय, आपने हमें अपने देश की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से बताया है और हमारा भविष्य इस भयानक युद्ध को हल करने पर कितना निर्भर करता है। आप अपनी इच्छा के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। हमारे यहाँ राजनीति और कारोबार में करीब 1000 नेता हैं। अगर इन नेताओं के लिए आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, यदि आपने इनमें से प्रत्येक नेता से संपर्क किया है, आप उनमें से प्रत्येक को अपनी ओर से क्या कहेंगे? आज के हमारे सत्र के अंत में आपका क्या संदेश होगा? आपका व्यक्तिगत संदेश। उनमें से प्रत्येक को, और उनमें से 1000 हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त समय होगा। मेरे पास यह बहुत कम है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यूक्रेन के लिए बहुत कम समय है। मुझे यकीन है कि कोई नहीं समझता कि यूरोप के लिए कितना समय है और दुनिया के लिए कितना समय है, और इसलिए मैं सभी से अलग अलग बात नहीं करूंगा। ठीक इसलिए क्योंकि आज दुनिया एकजुट है। इस खतरे के कारण, युद्ध के कारण, रूसी आक्रमण के कारण संयुक्त दुनिया एकजुट है। मैं इसके लिए आभारी हूँ। मैं यह एकता चाहता हूँ ताकि हम इसे न खोएं। बहुत जरूरी है। यह वह मजबूत मुट्ठी है जिससे आज रूसी संघ का असभ्य सैन्य राजनीतिक नेतृत्व डरता है। यदि आप में से प्रत्येक जाग जाएगा, उसके लिए माफ करना। मैं जानता हूँ कि हर किसी को बड़ी समस्याएं होती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम आप में से प्रत्येक के लिए प्राथमिकता है। आपके अपने राज्य हैं, आपके प्रश्न हैं। Військово-політичне керівництво Російської Федерації. Якщо кожен з вас, вибачте за таке, буде просинатися, я знаю, що у кожного великі проблеми, і я не говорю, що ми це пріоритет для кожного з вас. У вас свої держави, свої питання, але लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें यूक्रेन में खो देते हैं तो हम दुनिया में इन महत्वपूर्ण मूल्यों को खो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप रोज सुबह उठें और अपने प्रश्नों के अलावा, एक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है, अपने आप से पूछें, आज आपने यूक्रेन के लिए क्या किया है? धन्यवाद। відомий випадок. Тому
Якщо можна, поставте собі питання, що ти зробив для України сьогодні. Дякую. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए इस सत्र को समाप्त करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ और आपके आसपास एक हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ।